कहते हैं हर सन्नाटे के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां जो कभी लिखी नहीं जाती, कुछ आवाजें जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन जब यही कहानियां रात के अंधेरे में जीवित हो उठती हैं, तो इंसान और परछाई के बीच का फर्क मिट जाता है। आप सुन रहे हैं अनसुनी कहानियां, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं, जहां डर कानों से नहीं रगों से होकर उतरता है। तो अगर हिम्मत है, आइए तो चले इस सफर पर मेरे साथ। मैं हूं अनजान, आपका दोस्त। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको अनसुनी कहानियां मिलेंगी लगातार, क्योंकि आपका भाई आपके लिए पूरी लगन से मेहनत करता है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे यकीन है आप ये जरूर करेंगे, ताकि मुझे नई नई कहानियां लाने का हौसला और आपकी सांसों में उतरने वाले डर को और गहरा करने की प्रेरणा मिलती रहे। कुछ दरवाजे इस दुनिया में इसलिए नहीं बने कि खोले जाएं, बल्कि इसलिए कि हमें याद दिलाएं कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन ही रहने चाहिए। उनकी चौखट पर कदम रखना भी एक अनकहे गुनाह जैसा है। और कुछ घंटियां वो दरवाजों पर नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच लटकी होती हैं। उन्हें छूना मतलब मौत को दावत देना है। आज मैं आपको एक ऐसी ही खामोश घंटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक शापित हवेली के दरवाजे पर सदियों से लटकी है, किसी अभागे का इंतजार करती हुई। गांव के बुजुर्ग, जिनकी झुर्रियों में गुजरे जमाने की कहानियां सिमटी हैं, वो कहते हैं कि जिसने भी उस घंटी को बजाया, उसकी रूह उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। ये बस एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। लेकिन जब चार दोस्तों ने अपनी जवानी के जोश में इसे महज एक अंधविश्वास समझा, तो उन्हें पता चला कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपको अपना हिस्सा बना लेती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जो सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी, बेचैन कर देने वाली हकीकत है, जो आज भी उस गांव की हवाओं में घुली हुई है। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो पीढ़ियों से वीरान पड़ी है, जिसकी दीवारों में न जाने कितनी चीखें और सिसकियां कैद हैं। गांव वाले उसे सिर्फ मौत का मकान नहीं कहते, बल्कि इसे एक ऐसी जगह मानते हैं जहां वक्त ठहर गया है और जहां की हर सांस में एक अनकहा डर छिपा है। और इस हवेली की सबसे खास, सबसे डरावनी चीज है उसका भारी भरकम लोहे का दरवाजा और उस पर लटकी वो पीतल की घंटी। ये सिर्फ एक घंटी नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें उस दुनिया में ले जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। कहते हैं जब भी कोई इसे बजाता है, तो उसकी आत्मा हवेली की अंधेरी दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार दोस्तों ने अपनी नादानी और बहादुरी के अजीब से मेल में इस चुनौती को स्वीकार किया, और फिर जो हुआ वो सिर्फ उनकी जिंदगियां नहीं, बल्कि उनकी रूहों को भी बदल कर रख गया। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, ये आपको अंदर तक हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कुछ दरवाजे वाकई बंद ही रहने चाहिए। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी चलती है, जहां मिट्टी की सड़कें आज भी पक्की सड़कों से ज्यादा कहानियां कहती हैं, और जहां पुराने मकान और हवेलियां आज भी अपने बीते हुए गौरव और रहस्यों को समेटे खड़ी हैं। लेकिन गांव के इस नाम के पीछे एक और नाम छिपा था, जिसे लोग फुसफुसाते हुए कहते थे, धड़कपुर। और इस नाम की वजह एक वीरान, खंडहर हो चुकी हवेली थी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में बात करने से भी लोगों की रूह कांप जाती थी, जिसे रात के अंधेरे में पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसी गांव में चार दोस्त पले बड़े थे, राजू, संजय, प्रिया और रोहित। राजू, जिसकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक रहती थी, जो हर चुनौती को खेल समझता था। उसका मानना था
कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। संजय थोड़ा शर्मीला और संवेदनशील था। उसे अंधेरे और अनजानी चीजों से एक अजीब सा डर लगता था, जिसे बाकी दोस्त उसकी कमजोरी समझते थे, पर असल में वो उसकी गहरी अंतर्दृष्टि थी जो आने वाले खतरे को महसूस कर लेती थी। प्रिया चारों में सबसे समझदार और तार्किक थी। उसकी दुनिया विज्ञान और सबूतों पर टिकी थी और हर रहस्य के पीछे वो एक तार्किक वजह ढूंढने की कोशिश करती थी। और रोहित, जो खुद को हर चीज का एक्सपर्ट समझता था, उसके पास हर बात का जवाब और हर समस्या के लिए एक गैजेट होता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अक्सर उसे मुसीबत में डाल देता था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा था। हर तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। रात के 9 बजे चारों दोस्त चाट की दुकान पर बैठे थे। मेले की चहल पहल के बीच रोहित ने हवेली का जिक्र छेड़ दिया। यार, सुना है उस हवेली की घंटी बजाने वाला कभी वापस नहीं आता। उसकी आवाज में रोमांच और मजाक का मिला जुला भाव था। प्रिया ने हंसकर कहा, अरे ये सब तो बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। राजू, जो हमेशा ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार रहता था, तुरंत बोल पड़ा, तो फिर साबित करते हैं। आज रात हम चारों उस हवेली जाएंगे और घंटी बजाकर दिखाएंगे कि ये सब बकवास है। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी रूह कांप उठी। उसने दबी आवाज में कहा, पर रात में, वो भी उस हवेली में? रोहित ने तुरंत माहौल को हल्का करते हुए कहा, डरो मत, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। कल पूरा गांव हमारी बहादुरी का वीडियो देखेगा। और उसने अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दोस्तों के दबाव और मजाक के डर से संजय ने हामी भर दी। उन्होंने तय किया कि रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में होगा, वे उस हवेली जाकर उस घंटी को बजाएंगे। उन्होंने सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक किस्सा होगा, पर वो नहीं जानते थे कि वो सिर्फ एक घंटी बजाने नहीं, बल्कि एक पुराने शाप का दरवाजा खटखटाने जा रहे थे। रात के 11 बजे जब गांव की गलियां सुनसान होने लगी थीं, चारों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके उत्साह में डर घोल रही थी। सड़क पर सिर्फ उनके कदमों की आहट और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। तभी एक मोड़ पर उन्हें गांव के बूढ़े चौकीदार बाबा रामदास मिले। उनकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में भी किसी बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टेकते हुए पूछा, कहां जा रहे हो इस बेवक्त बच्चों? उनकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। राजू ने बेफिक्री से कहा, बस यूं ही घूमने निकले हैं बाबा। बाबा उनकी आंखों में पल रही शरारत और चुनौती को भांप गए। वो समझ गए कि ये कहां जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करके लगभग फुसफुसाते हुए कहा, उस हवेली की तरफ मत जाना, वो कोई मामूली जगह नहीं है। वहां की घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती, वो रूहों को पुकारती है। उसे बजाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उनकी बात में इतना वजन था कि एक पल के लिए चारों के कदम वहीं रुक गए। बाबा ने आगे कहा, गांव के पंडित जी ने बरसों पहले उस दरवाजे पर दिया जलाने की कोशिश की थी। कहते हैं जैसे ही दिया जला, एक तेज हवा चली और लौ बुझ गई और वो घंटी अपने आप धीरे धीरे हिली थी। और पंडित जी ने खुद बताया था, जब उन्होंने दिया जगाई, लौ ने भागने की कोशिश की और हवा ने उसे बुझा दिया। पंडित वहीं बेहोश हो गए। जब जागे तो उनकी दाढ़ी सफेद, सिर से लेकर जैसे किसी ने रातों रात उनकी उम्र चुरा ली हो। प्रिया ने अपनी जिज्ञासा को रोक ना सकी और पूछ बैठी, ऐसी क्या कहानी है वहां की बाबा? बाबा ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी दर्दनाक याद ताजा कर रहे हों। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। इस हवेली में एक जालिम जमींदार रहता था, जिसकी बेटी अनामिका को गांव के एक गरीब लड़के सूरज से प्यार हो गया। जमींदार ने सूरज को इसी हवेली में अनामिका की आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसे कैद कर दिया। अनामिका ने उसी रात फांसी लगा ली,
लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक शाप दिया कि जो कोई भी इस घंटी को बजाकर उसकी तन्हाई तोड़ेगा, वो उसकी रूह को अपने साथ इसी हवेली में कैद कर लेगी। संजय के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। रोहित ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, बाबा, ये सब तो पुरानी बातें हैं। बाबा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। जिस दिन डर लगेगा बच्चों, उन्होंने धीरे से कहा, उस दिन वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये कहकर वो अपनी लाठी टेकते हुए अंधेरे में गायब हो गए। चारों दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन बाबा की बातें उनके जहन में घूम रही थीं। प्रिया ने कहा, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? बाबा की आंखों में जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। राजू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में अब वो पहले वाली बेफिक्री नहीं थी। तू भी डर गई? हम 4 लोग साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो उनके आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा था। ठीक रात के 12 बजे चांद बादलों के पीछे छिप गया था और हवेली एक काले डरावने साए की तरह उनके सामने खड़ी थी। उसका विशाल लोहे का दरवाजा सदियों की जंग से सना हुआ था। दरवाजे के ठीक बीच में वो पीतल की घंटी लटक रही थी, जिस पर एक सांप की आकृति उकेरी हुई थी। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो किसी को अपनी ओर बुला रही हो। राजू ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपनी सारी हिम्मत बटोर रहा हो। चलो खत्म करते हैं इसे, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने धीरे से घंटी को छुआ। उसकी ठंडी सतह से उसकी उंगलियों में एक सिहरन दौड़ गई और फिर उसने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। घंटी की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी, एक कर्कश बेसुरी आवाज, जैसे पीतल नहीं किसी की हड्डी बज रही हो। ठीक उसी पल गांव के बीचों बीच बने मंदिर में रखी भारी भरकम घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। उस भयावह आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आधी रात को मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है। गांव वाले बताते हैं 50 साल पहले भी एक बारात के लोग मजाक में घंटी बजा बैठे थे। अगली सुबह बारात के लोग गायब थे, सिर्फ जले हुए जूते और टूटी कंगन मिली और एक बच्चे ने कहा कि उसने रात को किसी को चमकती आंखों से उसे घूरते देखा था। हवेली के सामने पहले गहरा सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक एक ठंडी सड़ांध भरी हवा का झोंका आया जो सीधे उनकी हड्डियों तक पहुंच गया। और फिर एक धीमी, डरावनी, चरमराती आवाज के साथ हवेली का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर से मिट्टी, सीलन और पुरानेपन की एक तेज बदबू आई। रोहित ने कांपते हाथों से अपने फोन का कैमरा ऊपर किया। देखो, कुछ नहीं हुआ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने डरते डरते हवेली के अंदर कदम रखा। दीवारों पर ताजा, गीले हाथों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। रोहित ने टॉर्च और कैमरा मिलाकर निकाला। निशान जैसे अभी अभी गीले थे। उसकी स्क्रीन पर वो हाथ कुछ पल के लिए चमकते दिखे और फिर स्क्रीन में स्टैटिक फैल गया। अंदर का माहौल और ज्यादा ठंडा और नम था। दीवारों पर पुरानी, धूल से सनी तस्वीरें टंगी थीं। टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट और कहीं दूर से टपकते पानी की आवाज उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। एक तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये अनामिका है। रोहित, जिसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका था, बोला, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राजू ने अपनी बची खुची हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही उन्होंने अगले कमरे में कदम रखा, पीछे से दरवाजा एक जोरदार धम की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरी हवेली गूंज उठी। संजय ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था और बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट चुका था। हवेली की चुप्पी अब और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी, जैसे वो उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी।
हवेली के अंदरूनी हिस्से में भटकते हुए वे एक बड़े खंडहर जैसे कमरे में पहुंचे। कमरा धूल और जालों से भरा था। एक तरफ एक टूटा हुआ पलंग था तो दूसरी तरफ एक पुरानी अलमारी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। प्रिया की नजर अलमारी के अंदर पड़ी एक काली डायरी पर गई जिसके कवर पर सूखे मुरझाए हुए फूल चिपके थे। उसे छूते ही प्रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वो किसी पुराने दबे हुए दर्द को छू रही हो। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर धुंधली स्याही से लिखा था, मेरी कहानी जो भी पढ़ेगा वो मेरी तन्हाई का हिस्सा बन जाएगा। प्रिया ने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। मेरा नाम अनामिका है। मैं इस हवेली की कैदी थी। मेरे पिता ने सूरज को मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। उस दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। पिता ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही प्रिया ये पंक्तियां पढ़ रही थी, उसकी नजर सामने की खिड़की के टूटे शीशे पर पड़ी। एक पल के लिए उसे अपने पीछे खड़ी एक औरत की परछाई दिखी। लंबे खुले बाल और दहकती हुई लाल आंखें। उसका दिल धक से रह गया। उसने झटके से पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने कांपते हुए पढ़ना जारी रखा। एक रात जब मेरे सब्र का बांध टूट गया, मैंने फांसी लगा ली। मरते वक्त मेरी रूह में सिर्फ एक ही इच्छा थी, बदला। मैंने कसम खाई कि जिसने भी मेरे दरवाजे पर लगी घंटी को बजाकर मेरी शांति भंग की, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। उसे इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी जब तक मुझे मेरा सूरज वापस नहीं मिल जाता। डायरी के आखिरी पन्नों पर स्याही की जगह खून के सूखे धब्बे थे और उन्हीं के बीच लिखा था, घंटी मेरी पुकार है, जो इसे बजाएगा मैं उसे ढूंढ लूंगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन तभी एक जोरदार धम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। कमरे में लगी पुरानी बत्तियां जो सालों से बंद थीं, अचानक तेजी से जलने बुझने लगी। संजय ने कांपते हुए कहा, कोई हमें देख रहा है। और वो सच कह रहा था, क्योंकि अनामिका की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा, इतनी ठंड कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। राजू ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी पलंग के पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक धीमी सर्द आवाज जो सीधे संजय का नाम पुकार रही थी। संजय ने डरकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज थोड़ी और साफ, संजय तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? प्रिया चिल्लाई, हमें भागना होगा अभी। लेकिन दरवाजा जिसे उन्होंने अभी अभी बंद होते देखा था, खुल नहीं रहा था। रोहित ने अपने फोन की लाइट जलाई और लाइट की रोशनी में उन्होंने देखा, दरवाजे पर लाल रंग से जैसे किसी ने खून से लिखा हो, अब कोई नहीं बचेगा। रोहित के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी स्क्रीन टूट गई, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। अचानक संजय की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, किसी ने मेरा पैर पकड़ा है। उसने डर कर नीचे देखा तो जमीन से निकलता एक सफेद पतला हाथ था जो धीरे धीरे उसकी जांघ तक पहुंच गया था। उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि संजय हिल भी नहीं पा रहा था। राजू ने उसे खींचने की कोशिश की, संजय हिम्मत रख, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाया। संजय की आंखें डर से फट गईं, उसकी सांसें अटक गईं। उसने आखिरी बार चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। और फिर एक भयानक झटके के साथ संजय जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन सांसें बंद हो चुकी थीं। राजू ने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबी काली परछाई थी जो दीवार में समा गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उन्हें अपने दिलों की धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। संजय संजय, वो उसका नाम पुकार रही थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो वापस आ जाएगा।
रोहित दीवार से सटकर खड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। राजू अपराध बोध से भरा हुआ घुटनों के बल बैठ गया। ये मेरी गलती है, मैंने ही उसे मजबूर किया। और फिर एक ठंडी भयानक आवाज गूंजी, अनामिका की आवाज, जिसमें एक डरावनी जीत थी। एक मिल गया, अब तुम तीनों की बारी है। संजय की मौत ने उन तीनों को अंदर तक तोड़ दिया था। राजू अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे पर वार कर रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। प्रिया, जो अभी भी सदमे में थी, अचानक डायरी की ओर मुड़ी। हमें उसकी कहानी पूरी पढ़नी होगी, उसने कांपते हुए कहा। शायद कोई रास्ता मिल जाए उसकी मुक्ति का और हमारी जान बचाने का। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, जहां मेरे सूरज की हड्डियां दफन हैं, वहां एक दिया जलाना। वो जगह इस हवेली के सबसे अंधेरे तहखाने में है। रोहित ने निराशा से कहा, तहखाना? उसका रास्ता तो सदियों से बंद है। लेकिन तभी दीवार में एक दरार पड़ी और एक भारी पत्थर अपने आप हट गया। उसके पीछे एक अंधेरी घुमावदार सीढ़ी थी। इससे पहले कि वे नीचे जाते, रोहित की नजर बाहर की दीवार पर पड़े कुछ पत्थरों पर गई। उन पर गांव के गुमशुदा लोगों के नाम खुदे थे। आखिरी पत्थर पर एक नाम अधूरा था, जो संज पर आकर रुक गया था। तीनों ने हिम्मत करके सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे सिर्फ अंधेरा और सड़ांध थी। तहखाने में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। उसके अंदर झांकने पर सिर्फ इंसानी हड्डियां और मिट्टी दिखाई दे रही थी। कुएं के ठीक बीच में एक छोटा सा सदियों पुराना तेल का दिया रखा था। प्रिया ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और दिए को रोशन किया। जैसे ही दिए की लौ जली, पूरी हवेली कांपने लगी। एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई, जैसे पूरी इमारत ढह जाएगी। अनामिका की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, नहीं, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कमरों में रखी पुरानी किताबें हवा में उड़ने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। अनामिका की परछाई अब साफ दिख रही थी, एक लंबी स्याह आकृति जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने कहा, तुमने मेरे प्रेमी की नींद तोड़ दी है, उसकी तन्हाई का कर्ज अब तुम चुकाओगे। रोहित चिल्लाया, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं अनामिका। लेकिन अनामिका ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, शांति? मेरा सूरज मुझसे छीन लिया गया, मेरी जिंदगी छीन ली गई, अब मैं तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगी। और वो उन पर झपटी। राजू ने बिना सोचे समझे दिए को अपनी हथेली से ढक लिया। आग उसकी हथेली को जलाने लगी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। दिया जलता रहा। अनामिका एक ऐसी चीख के साथ पीछे हटी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। प्रिया रोते हुए बोली, हम वादा करते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, सूरज। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। उसकी परछाई धुंधली होती गई, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गई। दिया अब भी जल रहा था, उसकी लौ स्थिर हो चुकी थी। हवेली का कंपन थम गया था और अचानक तहखाने की दीवार में एक दरवाजा खुल गया। बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही तीनों ने बाहर कदम रखा, हवेली का भारी दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया और पीतल की घंटी आखिरी बार बजी। एक धीमी उदास आवाज, जैसे कोई विदा ले रहा हो। वे जिंदा थे, लेकिन संजय उनके साथ नहीं था। तीनों दोस्त गांव वापस आ गए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। राजू की हथेली पर जलने का निशान एक ऐसा घाव बन गया था जो उसे हर पल उस रात की याद दिलाता था। प्रिया की आंखों में एक अजीब सा डर बस गया था और रोहित की आवाज में एक गहरा अकेलापन था। जब गांव वालों ने पूछा, संजय कहाँ है, तो वे सिर्फ इतना कह सके, वो वापस नहीं आया। बाबा रामदास ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, मैंने चेतावनी दी थी, जिस दिन डर लगता है उस दिन वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता।
अब वो हमेशा के लिए वहीं है, उस हवेली की दीवारों में कैद। रात को उन्होंने रोहित के टूटे हुए फोन की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें संजय की आखिरी आवाज थी, मुझे छोड़ दो। उस वीडियो को देखते ही उनकी रूह कांप उठी और उन्होंने उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। लेकिन वो आवाज उनके कानों में आज भी गूंजती है। राजू ने अपनी जली हुई हथेली को देखते हुए कहा, हमें लोगों को उस हवेली के बारे में सच बताना होगा। प्रिया ने कहा, लेकिन कौन हमारी बात पर यकीन करेगा लाजू? जब तक कोई खुद वहां नहीं जाएगा वो नहीं मानेगा, और जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से चहल पहल थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन हवेली की घंटी अब भी वहीं थी, खामोश लेकिन किसी का इंतजार करती हुई। बाबा रामदास बच्चों की एक नई टोली को चेतावनी दे रहे थे, वो घंटी मत बजाना बच्चों। लेकिन बच्चे हंसते हुए आगे बढ़ गए, और तभी एक ठंडी अजीब सी हवा चली। घंटी धीरे से हिली और एक पतली सी फुसफुसाहट हवा में घुल गई। राजू। पर वहां कोई नहीं था। किसी ने कहा था, जो सुन ले वही मिलता है। शायद अनामिका की आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली थी, या शायद अब संजय की आत्मा उस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप उस घंटी को बजाने की हिम्मत करते? क्या अनामिका की आत्मा को वाकई मुक्ति मिल गई, या वो अब भी उस हवेली में भटक रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है जो आपके गांव या शहर की हो, तो हमें जरूर भेजिए। हम उसे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक नई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आता हूँ। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी भयानक कहानी मिस न करें। और एक बात, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसी शापित जगह पर जाने की हिम्मत की है? अगर हाँ, तो बताइए कि क्या आप अंदर गए या चेतावनी सुनकर लौट आए। मैं आपकी सच्ची घटनाओं को पढ़ना पसंद करता हूँ, और कभी कभी आपकी कहानियां हमारी अगली प्रेरणा बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी पर एक पूरा वीडियो बनाऊं, तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो रात के 3 बजे बजने वाली घंटी, उस पर काम चल रहा है, और मैं वादा करता हूं कि वो आपको और ज्यादा डराएगा। तब तक के लिए, अगर रात में कहीं अचानक कोई घंटी बजे, तो याद रखना, कभी कभी वो सिर्फ घंटी नहीं होती, वो एक पुकार होती है। अपना ध्यान रखना, और हमेशा याद रखना, शापित घर की बेल मत बजाना।